हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी का आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है उतना ही आपको जो है ये फ्रूटफुल रहा हो। थोड़ा प्रेशर सभी के ऊपर रहा होगा, आई नो। कुछ लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा कि कुछ लोगों का जो है मिला जुला थोड़ा रहा होगा। तो आज के जो सेशन है इसमें हम फटाफट से आपको मैं पेपर के आंसर्स बताने वाली हूँ। मैं जो है डिटेल सॉल्यूशन हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन फिर हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस एक बेसिक आंसर की प्रोवाइड कर देती हूँ कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, है ना, हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो मैं फटाफट से आपको आंसर प्रोवाइड कर देती हूँ। डिटेल सॉल्यूशन हम फिर बाद में इसके करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था भाग ए है हमारा, तो इसमें 5 क्वेश्चन एलजेब्रा से, लीनियर से और 5 रियल से आए होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, एफ बी द रियल फील्ड, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। मतलब 2 डिग्री के जो हमारे पोलिनोमियल का स्पेस होता है वो बना है, उसके ऊपर हमको यहाँ से इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन किया गया है। 2 पोलिनोमियल का इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, -1 से 1 के बीच में उन दोनों का जो है हमें लेना है प्रोडक्ट। तब हमसे इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पूछा गया था। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने के लिए ग्राम श्मिट मेथड हमारे पास होती है, हाँ आप भी जानते हैं। लेकिन वेट अ मिनट, हमको यहाँ पर एग्जाम में किस तरीके से इसे करना था, हमें एग्जाम में इसे बाय ऑप्शन जाना था। किस तरीके से जाना था, बाय ऑप्शन। हमें देखना था कि इनमें से कौन से जो 2 पॉलिनोमियल है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट्स द प्रॉब्लम, चलिए 52 है। लेट ए आई जे बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई वांट टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए के अंदर से हम क्या है, ए के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम एक रो डाल रहे हैं। तो इससे क्या असर होने वाला है, रो इज सेम एज द सेकेंड रो। क्या रो में कोई चेंज नहीं होगा, रो इज द सेम एज सेकेंड रो ऑफ ए की रो के बराबर ही रहेगी या फिर कॉलम सेम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 to इन्फिनिटी। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कन्वर्ज करता है ना, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ मैंने लिख कर रखा है पहले से। फंक्शन क्या है, इस 1 से इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू लेगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये मस्ट बी 0 होना चाहिए लिमिट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द स्केलर वुड, ये क्या होना चाहिए, ये 3 जो वेक्टर है ये मिलकर बेसिस बनाने चाहिए। तो बेसिस के लिए हमें सबसे पहले क्या कंडीशन देखनी होती है, 2 चीज़। एक तो एल एस स्पान करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, जो है एल आई होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपको 3 वेक्टर तो दिख ही रहे हैं। अब इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या है, हम इनका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसको नॉन जीरो रखेंगे। जब डिटर्मिनेंट को हम नॉन जीरो रखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर डी वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है जिसका रैंक और इंडेक्स बताना है। रैंक तो आप समझते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो उसकी हम रैंक निकाल लेंगे। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को पी से डिनोट करते हैं। कितनी पॉजिटिव आइगन वैल्यू है उसको बोला जाता है इंडेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसकी रैंक 3 आएगी और एक इंडेक्स होगा, मतलब एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू हमें मिलने वाली है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये क्वेश्चन फ्रेंड हमने करा था, ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था इस क्वेश्चन की एक बात जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी कि कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको अच्छे से यही वर्ड कहे थे, मुझे याद है। ठीक है, तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन, नहीं, ये ट्रू नहीं है। एवरी ऑप्शन नंबर सी बोल रही हूँ मैं, एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज कंटिन्यूस, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए और सी के बारे में मैं आपको पहले ही बताया था कि कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। हर एक बाउंडेड फंक्शन जो मोनोटोनिक भी हो वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है, ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिसिटी से क्या हो जाती है, एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी ऑफ कोर्स नॉट ट्रू है। एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज अनबाउंडेड नहीं, बाउंडेड होता है। बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाई बाउंडेडनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी करेक्ट होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। सीरीज ऑफ फंक्शन इनमें से कन्वर्ज कब करेगी, सीक्वेंस सॉरी। तो हम यहाँ पर एम एन टेस्ट लगाने वाले हैं और बाय एम एन टेस्ट से जो सुप्रीमम हमारा आएगा फिर वहाँ से उसकी लिमिट लेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा ऑन द गिवन इंटरवल। ओके, अगला है फॉर एनी रेशनल नंबर
आर क्या है, पी अपॉन क्यू जैसा है और ओपन 0 1 में बिलोंग करता है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हैं विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, आई मीन दोनों रिलेटिवली प्राइम है। और नीचे वाला ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ आर किस तरीके से डिफाइन करा है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर ले रहे हैं इसका, एंड एफ एक्स बराबर 0 इरेशनल पर। जब रेशनल होगा तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, इसका सिर्फ डिनोमिनेटर लेंगे, और जब इरेशनल होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला के इस फंक्शन का बड़ा ही फेमस नाम है, थॉमस फंक्शन इसको कहते हैं। मैंने आपको इस बारे में बताया था। और ये कंटिन्यूस नहीं होता है रेशनल नंबर पर, रेशनल नंबर पर कंटिन्यूटी अपनी छोड़ देता है। ठीक है, अगला जो है हमको एक सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से उसका एक रिकरेंस रिलेशन दिया है। तो ये सीक्वेंस जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ये कन्वर्ट्स करेगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं होगी, ये बस कन्वर्ट्स करेगी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 59 है ना, 60 आप कहेंगे मैं मिस नहीं है, 60 आगे है, ये थोड़ा पीडीएफ ऊपर नीचे है, क्वेश्चन नंबर 60 आगे आएगा। ठीक है, अगला थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, द इंटीग्रल इक्वेशन, हमको इंटीग्रल इक्वेशन दी है, उसका टाइप बताना है। मुझे जहाँ तक ध्यान है एमपी सेट 2024 है ना, इससे पहले वाले में ही टाइप के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने करे थे, तो ये उसी से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसको हम पीवाईक्यू की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये इसकी लिमिट फिक्स है, तो ये फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, और कैसी है, लीनियर है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं तो 62 क्या है हमारा, थोड़ा हैंग ज़्यादा हो रहा है आज, क्या दिक्कत हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसको हम न्यूटन लेबनीज रूल हमने काफ़ी सोल्व करे थे, न्यूटन लेबनीज रूल से हम सोल्व करेंगे, या फिर इसको हम कॉन्वोल्यूशन टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों में से जिस टाइप से चाहे उस टाइप से सोल्व हम कर सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ठीक है, न्यूटन लेबनीज रूल से आप करेंगे, पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। अगला है द सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये बड़ा ही इजी है, इसका ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। चाहे तो आप बाय ऑप्शन भी जा सकते थे क्योंकि ऑप्शन काफ़ी इजी है। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, है ना। अगला है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है। तो आपको भी पता है, मैंने बताया था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बदलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल के आएगा। स्टेप क्या थी, स्टेप वही होने वाली थी जो हमने पहले बताई थी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक तरफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम इसको बाय डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन रूल लगा के। उसके बाद ये थोड़ा जो है लेंदी क्वेश्चन में भी हो सकता था, द आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द, मतलब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको हम कैसे करते थे, जो टी वाला पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, एक्स वाले को अलग करके फिर C1 व C2 वाली मेथड से करते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर सी जो मिल जाती है ना। उसके बाद ये थोड़े रिपीटेड हो गए हैं। चलिए, तो ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ, मैक्सिमाइज। चलिए, वी हमको क्या दिया है, एक V3R मतलब वेक्टर स्पेस दिया है 3 टपल का, जिसके ये मैट्रिक्स है कुल मिला के, इज द मैट्रिक्स ऑफ टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की ये एक मैट्रिक्स है। हमें क्या बताना है, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस दिस। ये तो स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक है, अब हमें इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक निकालनी है, तो उसकी मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाली 4 - 2 2 3 0 1 2 - 1 2, ये वाली आने वाली है। आई थिंक ये सेट डी है ना, यहाँ डी लिखा हुआ है, यस इट्स सेट डी में भी, नॉट सेट ए। तो इसी तरह रियल और लीनियर के क्वेश्चन तो खत्म हुए हैं, और अब हम आ गए हैं हमारे भाग 2 पर 61 नंबर क्वेश्चन से। वेट अ मिनट, अच्छा वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे ना, 61 हम कर चुके हैं। मुझे लगा कि भाग ए में कहाँ इंटीग्रल इक्वेशन आ गई थी, तो हमने 64 65 66 तक हमने कर लिया था। चलिए 67 से अब हम देखते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दी है थोड़ा ब्लर हो सकता है पीडीएफ में, थोड़ा और जूम इन कर लेती हूँ, ये रहा। लेमडा 0 to 1 2xt - 4
एक्स स्क्वायर वाई टी डी टी, इसकी हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू, जो कि आएगी -3 and 3। ओके, अगला द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ये तो काफ़ी इजी है ना। हम क्या कर लेते हैं, e की पावर x को भी बाहर करके इस पूरे को c मान के फिर उस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, देखिए ये जो मैं आंसर की प्रोवाइड कर रही हूँ, इट्स बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन और सम सर्चिंग, ठीक है। तो आप क्या है, ये एक टेंटेटिव है, फिर भी इसके मतलब इसको हम जब तक एक बार प्रोविजनल आंसर की नहीं आ जाती तब तक हम इसी को करेक्ट मानेंगे, है ना। द सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कार्ड भी हो सकते हैं, बहुत बार होते हैं, आपको पता है क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, मे बी सम मिस्टेक देयर। द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, अब हमें इस तरह का जो नोटेशन है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर नोटेशन हमारा फ्रेंडली नहीं आता है तो हम उसे अपना फ्रेंडली बना सकते हैं वेरिएबल को चेंज करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये करने में डिफ़िकल्ट नहीं था, बस इसका नोटेशन थोड़ा अलग है। हम एक्स और टी में पढ़ते हैं जनरली, और ये एस और यू में आया था इसलिए, और आंसर फिर इन्होंने टी में दिया था, है ना। आया इसमें था लेकिन आंसर टी में दिया गया था, तो वो नोटेशन की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। अगला द इटरेटिव कर्नल ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, जो इटरेटिव कर्नल है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वही हमसे पूछा गया है, और वो जो फॉर्मूला है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। क्या होता है, जो आने वाली कर्नल होती है वो पिछली कर्नल पर इस तरीके से डिपेंड करती है। ये होता है इटरेटिव कर्नल। रिजोल्वेंट कन्वर्ट निकालने के लिए इसी को हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है, यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आई थिंक, और इसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था 3n+1, और वहाँ से 3n-1, और वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आएगी। अगला भी क्लासिकल मैकेनिक्स का है, और ये क्वेश्चन मुझे याद है हमने किया था। मैंने आपको कहा था कि इसको, ये जो लेग्रांजेस की इक्वेशन है, इसको आप कहाँ से याद करेंगे, आप इसको यूलर लेग्रांज इक्वेशन जो होती है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है, मैंने कहा था कि आप इससे याद रखेंगे इसको, तो इसको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद द मोशन ऑफ एनी मैकेनिकल सिस्टम विच परफॉर्म स्मॉल मोशन नियर अ पोजिशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। इसका ये सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74 जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ रफ टेबल, तो इसका जो है आंसर मुझे काफ़ी जगह देखने पर भी मुझे 5 मिल रहा था, और कुछ जगह नोट डिफाइंड था, तो इस पर मैंने सर्कल कर दिया है। अगर डिस्कार्ड नहीं, मतलब डिलीट नहीं होता है, तो डी आंसर होना चाहिए, बट इसमें बहुतों का 5 भी आ रहा था इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द, अब यहाँ से टोपोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और टोपोलॉजी के क्वेश्चन देखते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि टोपोलॉजी पूरी थ्योरी बेस्ड ही पूछी जाती है, और अच्छे हमने जो अगर आपने मेरे 4 लेक्चर जो टोपोलॉजी वाले भी देखे होंगे, तो उसमें से भी हमें टोपोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। ईच कॉम्पैक्ट रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल, कॉम्पैक्ट भी है रेगुलर भी है, तो क्या वो नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद कॉम्पैक्ट हाउस डोर स्पेस इज नॉर्मल, यस इट्स अ ट्रू। रियल लाइन इज अ कनेक्टेड, बिल्कुल -∞ से ∞ तक बिल्कुल कनेक्टेड होती है, गलत बात है ऑप्शन नंबर डी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज नॉट नेसेसरली सेकेंड काउंटेबल, ये गलत हो जाता है। प्रोडक्ट सेकेंड काउंटेबल का भी सेकेंड काउंटेबल होता है, ठीक है। अगला तो मुझे लगता है कि आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से करा था। अ टोपोलॉजिकल स्पेस हुज टोपोलॉजी हैज़ अ काउंटेबल डेंस सबसेट, याद आया, काउंटेबल बेस या काउंटेबल डेंस सबसेट, उसको सेपरेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेपरेबल। ईच कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसडोर्फ स्पेस इज क्लोज्ड, हमने पढ़ा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये इस 1 2 3 ये तीनों टोपोलॉजी के क्वेश्चन तो बिल्कुल जाने पहचाने हैं हमारे, हमने प्रैक्टिस सेशन में इनको करा था। नेक्स्ट थोड़ा सा जो है, हाँ, अकॉर्डिंग टू हेन-बोरल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू हेन-बोरल थ्योरम क्लोज इंटरवल आर कॉम्पैक्ट, ये तो लड्डू क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है मेरे हिसाब से। अगला, एक्स एंड वाई आर 2 टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इनका प्रोडक्ट अगर कॉम्पैक्ट है तो ईच स्पेस को भी कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट है तो ईच स्पेस को कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा। अगला, एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, यस इट्स अ ट्रू, बट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड, जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि रियल लाइन के कनेक्टेड कौन होते हैं, सिर्फ इंटरवल। अगर मैं ये ले लेती हूँ ये,
तो ये तो नॉन एम्प्टी है, बट ये इंटरवल तो है ही नहीं, तो क्या ये कनेक्टेड होगा? नो, इट्स नॉट कनेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी, तो मतलब बी वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा। अगला, z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा का मॉडुलस है। तो इसका जो लोकी है, मतलब इसका जो लोकस है वो क्या होने वाला है? सर्कल होने वाला है, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। तो चाहे तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, या फिर हमने वो वाली मेथड पढ़ी थी z माइनस ए z माइनस बी k1 k2 वाली, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सर्कल आने वाला है। अब द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, जब इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम जनरली सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस आयोटा बीटा और फिर रियल और इमेजनरी पार्ट को थोड़ा बहुत जो है कंपेयर करके करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा। उसके बाद z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच देट z1 बार प्लस आयोटा z2 बार बराबर 0 है और उनका आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट का पाई है। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि सेट 2024 में भी था, उसी से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो, एक दो क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ देखने को भी मिलेंगे, मैं बताऊंगी, जो सेट के पुराने से ही आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन उससे इंस्पायर्ड हैं, मतलब बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। एक ये क्वेश्चन उन्हीं में से कहा जा सकता है। एक एलजेब्रा में प्रिमिटिव रूट वाला देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ वेरी ब्लर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। यहाँ से फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। फॉर्मूला पूछा गया था इन्वर्स फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री साइन इन्वर्स का और कोस इन्वर्स के दो फॉर्मूला थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका फॉर्मूला करेक्ट होता है, ठीक है। अगला, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। पहले हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था, उसके बाद डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसका हमें बताना है। तो इसको जब हम हार्डमट फॉर्मूला होता है हमारा, उससे हम करेंगे, और इसमें हम दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1/n वाला, क्या दिक्कत हो गई? तो इसको जब हम इससे an+1/an से जब हम करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा, कॉशी हार्डमट फॉर्मूला से। ये भी सेम, आप इसको an की पावर 1/n से कर लीजिए, फिर उसका सुप्रीमम निकालेंगे तो आपको e मिलेगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसकी उल्टी हो जाएगी, 1/e हो जाएगा। सेक वाला जो फंक्शन है, इसको 1/cos लिख कर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1/cos z की अगर हम बात करें तो हमारा फंक्शन जो होता है, ये इनका कहना है कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा हर वैल्यू के लिए, नहीं, क्योंकि cos तो 0 हो जाता है ना, π/2 पर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, π/2 पर, यही तो गलत बात है। और पाई पर तो cos को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, -1 आता है, तो इसको सी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि हमारा जो है नॉट एनालिटिक होगा π/2 पर, क्योंकि π/2 पर cos तो 0 हो जाता है और वहां पर फिर हमें एक सिंगुलरिटी मिल जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको कहूंगी मैं रिपीटेड क्वेश्चन, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। ये 24 या फिर 22 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, कॉशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, ओके। अगला, आई थिंक ये भी पूछा गया था कि इसका जो है निकालना है हमें, हार्मोनिक फंक्शन दिया गया है f(z), तो हम इसमें लगाने वाले हैं मिलने थॉम्सन मेथड। पहले हम u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको हम phi1 मानते हैं, फिर u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको हम phi2 मानते हैं। उसके बाद मिलने थॉम्सन मेथड से f' हम लगाते हैं phi1 z, 0 माइनस आयोटा phi2 z, 0, और फिर वहाँ से हम क्या है, z का इंटीग्रेशन, इस f(z) का इंटीग्रेशन करके ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ, इट्स अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिया है और हमें निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हमें ये जो आयोटा दिया है, ये जो, ठीक है, बस अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमको दिया है, इसको हमें क्या करना पड़ता, पहले हम इसको पूरा ओपन करते, फिर उसके बाद क्या है, इसका अल्फा तो होता है रियल पार्ट, बीटा होता है इमेजनरी पार्ट, तो हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं मॉडुलस इसका। तो इससे क्या मिलता है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है,
यहाँ पर इस तरीके से मॉडुलस जब हम निकालते हैं इरेजर भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो ये होता है रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, रूट को उधर भेजते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमको मिल जाता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी, इस क्वेश्चन को देखकर आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए थी। कॉची थ्योरम पूछी है डायरेक्ट। आपको भी पता है फंक्शन अगर एनालिटिक है इनसाइड द कंटूर तो इंटीग्रेशन 0 होता है। इट्स अ कॉची थ्योरम। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे मेरे हिसाब से। अगला हमसे जो पूछी है लेग्रांजेस, कौन सी थ्योरम थी, लोरेंट्स सीरीज है ना, लोरेंट्स सीरीज हमसे पूछी गई है। हमसे लोरेंट्स सीरीज पूछी गई थी। लोरेंट्स सीरीज हमने क्या है यहाँ पर दिया है कि एफजेड इज एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन। ये पढ़ते ही सीधे आपको समझ जाना चाहिए था। 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं और C2 क्या है, आउटर है, C1 अंदर है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट आएगा, C करेक्ट आएगा। दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए दोनों के बीच में क्या आएगा, एक नेगेटिव का साइन आएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 एफजेड एनालिटिक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पूछा गया है हायर ऑर्डर के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। टिक भी कर रखा है। इट्स ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। एमएल इक्वालिटी या फिर यूँ कहूँ कि कोशी इनइक्वालिटी हमसे पूछी गई है सेट की, तो इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगले जो 2 क्वेश्चन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। एक का आंसर दूसरे में और दूसरे का आंसर पहले में इस तरीके से है। क्या लिखा है, अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी, एक ऐसा फंक्शन जिसको फाइनाइट प्लेन में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, मतलब इन्फिनिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, फाइनाइट पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी पर इसको ऑर्डर n है ना, पोलिनोमियल है ये, तो इन्फिनिटी पर क्या होगा, इन्फिनिटी पर इसको n ऑर्डर का पोल हो जाएगा, तो इसकी डिग्री n हो जाएगी। जितने ऑर्डर का पोल उतनी डिग्री, है ना। यहाँ पर वही बात कही है कि अब पोलिनोमियल है डिग्री n का, है ना। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ एफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी, फाइनाइट प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाए, पोल हो जाएगा ऑर्डर n का। दोनों के आंसर एक दूसरे में छिपे हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने सही है, मुझे कुछ लिखा है, एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला ये है हमारा राउचेस थ्योरम। हमसे पूछा गया है कि इसके पास कितने जीरोस होंगे विद इन द सर्कल, तो हमें इसमें जी जेड और एच जेड पहचानना था कि क्या होने वाला है हमारा जी जेड और एच जेड। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आप जब 1 रखेंगे, है ना, जब आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये अकेला 12 हो जाएगा। अच्छा ये नहीं होगा, हाँ, यहाँ से जी जेड एच जेड आप जब डिफाइन करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। जिसने भी टिक करा है उनका आंसर भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ राउचेस थ्योरम क्वेश्चन। 97 है ना, एबीसी थ्योरम, ए प्लस बी इक्वल सी, यानी कि लियोवली थ्योरम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखकर मजा आ जाना चाहिए था। क्या है, फंक्शन रेगुलर मतलब एनालिटिक दिया है, यहाँ से बाउंडेड भी दिया है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये होती है एनालिटिक प्लस बाउंडेड इम्प्लाई कांस्टेंट, जो कि हमारी लियोवली थ्योरम होती है। अगला तो बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है कि वो चीज़ जिस पर फंक्शन क्या हो जाए, हमारा फंक्शन सीजेज यानी मना कर देता है, सीजेज का मतलब मना कर देता है, एनालिटिक होने से मना कर देता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, पोल तो कहते हैं, लेकिन पोल तो एक उसका टाइप हो जाता है, मेनली उसका नाम सिंगुलरिटी होता है। फिर सिंगुलरिटी के पोल और जो होती है इसेंशियल, वो सब टाइप निकल के आते हैं, लेकिन बड़ा नाम उसका एक्चुअल नाम तो सिंगुलरिटी होता है, जहाँ पर फंक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये 2000 आई थिंक 22 या 24 का बिल्कुल इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे रिपीटेड दे सकते हैं, 22 या 24 का है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हमने अच्छे से इसको तसल्ली से क्लास में सोल्व करा था, मुझे आंसर देखते ही सीधे याद आ गया था। इट्स अ रिपीटेड, मतलब इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी उन्होंने एज इट इज़ रिपीट कर दिया है। अगर आपने PYQ भी लगाया होगा ना, तो ये थोड़ा सा लेंथी जाता है, इसलिए आप इसका सोल्यूशन नहीं भूल सकते। अगला, अब यहाँ से जो है हमारे पहले तो नंबर थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे कुछ, फिर हमारे ग्रुप थ्योरी के आ जाएंगे, फिर फील्ड थ्योरी के, मतलब कुल मिला के मॉडर्न अलजेब्रा आ गया है। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing card so that all 4 cards are the same suit, diamond, club, shade, heart। मतलब 52 पत्तों में से 4 पत्ते इस तरीके से निकालने हैं कि चारों पत्ते एक ही रंग के आ जाएं। तो इसके क्या है, देखिए हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं वो उनके 4 पार्ट होते हैं, मतलब 13 के 4 हिस्से होते हैं। तो फिर 13 में से 4 निकालना, 13 में से 4 निकालना, 13 में से 4 निकालना और 13 में से 4 निकालना। कितनी बार निकालना, 4 बार निकालना।
तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 30C4, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2860 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला एक सेट दिया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। PA मतलब इसका पावर सेट है, तो पावर सेट के अंदर 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट होने वाले हैं। वॉट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, हमें एस के ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जो कंटेन नहीं करे इस सिंगलटन सी को, जो कंटेन नहीं करें, मतलब हमें इस ए के ऐसे सबसेट निकालने हैं जो इस सी को कंटेन ना करे। तो ऐसे 4 सबसेट निकल के आएंगे, है ना। टोटल अगर 8 है तो 8 में से हम 4 ऐसे ढूंढ सकते हैं जो इस सी को कंटेन ना करे। अगला, द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 333 से 999, 332 टू 999 के बीच में 2 या फिर 3, और का मतलब है 2 या फिर 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे। तो ये तो बिल्कुल प्योर नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करेंगे 445 इसका आंसर आएगा। अगला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये है ना रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अब ये सेट का है या वो नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट्स अ रिपीटेड, ये हमने PYQ में करा था, है ना, ये हमने करा था। ये रिपीटेड तो है, अब बट कहाँ का है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये किसी ना किसी सेट का रिपीटेड है, क्योंकि हमने ये करा था, मैंने 2 जगह देखा था। तो हमें क्या है, जैसे 4 से निकालना है, डिवाइड क्या करना है, डिविजिबल बाय 4 निकालना है हमको। तो यहाँ देखेंगे आप इसका आंसर कैसे आएगा, रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 4 इसमें भी नहीं आएगा, 4 इसमें भी नहीं आएगा, 4 इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप 4 फैक्टोरियल से आगे एक ये जितना भी लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 फैक्टोरियल तक आप जाएंगे तो उन सब में 4 ज़रूर आएगा ना, तो उन सब का रिमाइंडर तो 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें इन 3 का ही रिमाइंडर निकालना था। आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये 6 और 2 8 और 1 9, जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। आया समझ में? जब आप 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 दूना 8, है ना। तो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमने करा था। अगला तो काफ़ी ही ब्लर है। विच आर द 3 म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉडुलो 21 फॉर द कॉन्ग्रुएंस 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21। इसका जो है लगभग आंसर यही आया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अगर n, ये क्वेश्चन जब आप लोगों ने कहा था कि मैम आई थिंक मुझे याद है आपने कहा था कि एक नंबर थ्योरी पर थोड़ी क्लास हो जाए, तो मैंने एक लास्ट क्लास जो ली थी, इट्स लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्लास थी हमारे सेशन की, उसमें मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था, मुझे याद है, और ये एग्जाम में भी आएगा। कितनी अच्छी बात है। हमें सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और रिलेटिवली प्राइम टू n से छोटे और n से प्राइम जो इंटीजर्स हैं उनका सम कितना आएगा, तो वो होता है n/2 इंटू 5n। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, द इंटीजर a हैज ऑर्डर k, ऑर्डर a का कितना है, k है, मोडुलो n है, तो a की पावर h जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो होगा k/GCD ऑफ h, k मोडुलो, बिल्कुल हमने ये पढ़ा है, थ्योरम है ये तो। जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। k ग्रेटर देन इक्वल 3 जो है, k 3 से बड़ा है, हाउ मेनी प्रिमिटिव रूट डज 2 की पावर k है, 2 की पावर k के पास कितने प्रिमिटिव रूट होंगे वो हमसे पूछा है। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी। प्रिमिटिव रूट वाला जो नंबर है वहाँ पर हमारे क्या है, ये इसमें का हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नो प्रिमिटिव रूट। अगला जो है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ट्रिपल, मतलब हमें ऐसे 3 टपल का चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सच देट ये जो इक्वेशन दी हैं और x y और z की ये कंडीशन दी हैं, ऐसे कितने हमको मिल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 12। हमें ऐसे 12 मिल सकते हैं।
ऐसे हमें क्या मिल सकते हैं, 12 मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला है व्हाट इज द आल रूट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। इसका जो है सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू mod 1 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एफ क्या है हमारा, S3 से S3 पर ऑटोमॉर्फिज्म है, और एफ क्या करता है 1 2 3 को 3 2 1 पर मैप करता है, तो 1 3 2 को कहाँ पर मैप करेगा, 1 2 3 पर करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 देन व्हाट इज द नॉर्मल सब ग्रुप। क्या क्या नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, तो हम 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर वहां से जब हम निकालेंगे तो हमारा 3SSG जो आएगा इस तरीके से। एक तो यूनिक आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑर्डर्स 27 या ऑर्डर 9 इसका आएगा। अगला है जी इज अ ग्रुप सच देट। जी क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है हर, ये जी क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन ग्रुप्स का, जहां हर एक ग्रुप कितने ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, तो ऑब्वियस सी बात है जी का ऑर्डर 2 की पावर n होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, इफ जी इज अ ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। जी क्या है, ऐसा ग्रुप है जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, मतलब सिंपल ग्रुप की बात हो रही है कि जी क्या है, सिंपल है, तो जी इनमें से क्या होगा। तो देखिए S3 नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास A3 होता है। जी LNR नहीं होगा क्योंकि इसके पास SLNR होता है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, इसके पास भी प्रॉपर सब ग्रुप मिलता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि ये इन सभी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाते हैं, तो ये सभी सिंपल नहीं है। 115 की तरफ आते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ये जो Z2 है ये आइसोमॉर्फिक हो जाए Sn के, तो Sn के आइसोमॉर्फिक होने के लिए Sn को 6 होना पड़ेगा। 2 2 4, देखिए इनका ऑर्डर कितना है, 8 ऑर्डर है इसका, तो 8 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप चाहिए तो वो S5 तक तो नहीं मिल पाता है, S6 पे ही मिल पाता है। G be a group and H be a non-empty subset, then देखिए सब ग्रुप के लिए मैंने आपको कहा था, ये वाला मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था आपको कि हमें सब ग्रुप टेस्ट पढ़ना था, है ना। तो हमने ये सब ग्रुप टेस्ट पढ़ा था, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की AB का इन्वर्स। इससे क्या है, क्लोजर और इन्वर्स दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड कर जाती हैं। अगला है कोई भी इंटीग्रल डोमेन है ना, जिसके पास क्या है, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइनाइट है तो उसके लिए एक एम इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो क्या है, इन कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पूछे कुल मिला के, तो वो एम क्या करता है, सभी एलिमेंट को 0 कर देता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने से 0 करता है, पावर करने से थोड़ी ना करता है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मल्टीप्लाई करता है, डेफिनेशन पूछी थी कैरेक्टरिस्टिक की। अगला हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से। तो QX फील्ड है, ये बात है कि QX PID है कि QX ना फील्ड है ना PID है। QX PID है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, बट ये फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि X टाइप के जो पॉलिनोमियल है इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये फील्ड नहीं बन पाएगी। उसके बाद R कोई भी रिंग है, U कोई भी प्रॉपर आइडियल है, तो R अपॉन U को होमोमॉर्फिक इमेज कहा जाता है, आइसोमॉर्फिक इमेज नहीं कहा जाता है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन हो जाती है, ये होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है। अगला है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये पॉलिनोमियल दी है, 2 पॉलिनोमियल, इनका इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, तो दोनों की दोनों इरिड्यूसिबल निकल जाएगी, ये Z7 पे निकल जाएगी और ये Q पे निकल जाएगी, Q4 पे। ठीक है, अगला OD का ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप ये नहीं भूलेंगे, ये फेवरेट टाइप था और मैंने इसमें कि मतलब हमने मिलकर करे थे ये वाले। तो याद है ना आपको, y की पावर अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा जो है 0 और 1 के बीच में से बिलोंग करना चाहिए, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको यहाँ A1 दिख रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। उसके बाद इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना था, तो ये वैसे भी P में क्वाड्रेटिक दी ही थी, तो हम बाय P डिस्क्रिमिनेंट भी जा सकते थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आएगा। उसके बाद इसका हमें ग्रीन फंक्शन निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर A आने वाला है।
अगला ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप नहीं भूलेंगे। हमने स्टर्म थ्योरी पढ़ी थी और इसका जो लेमडा आई थी आइगन वैल्यू वो कैसे आए थे, एन स्क्वायर आए थे, जहाँ एन बिलोंग कर रहे थे जेड प्लस में से। याद आया आपको? तो यहाँ से बस वही बात तो पूछी है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर होगी यहाँ से। उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे सॉल्यूशन पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आप इसको जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो एम डी एक्स एन डी वाई वाली है ना, उस मेथड से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ये 126 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक, यस 126 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा ऊपर रह गया है, ठीक है। अब ये तो बड़ा ही सिंपल है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का नाम सुना है आपने, तो उसमें जो हम निकालते हैं ए और बी, वो जो हम निकालते हैं उनकी डेफिनेशन पूछी है। बट ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट यहाँ है। हम जो निकालते हैं उसमें इस कोफिशिएंट को हम 1 रखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट दिया है। तो ये जो गलती यहाँ पर इन भाई जिन्होंने भी ये पेपर सेंड करा है उन्होंने करी है ये वाली। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया है, हालांकि इन्होंने कोफिशिएंट नहीं देखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट वो 1 नहीं है, उसका A0 दिया है साथ में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल। आप इसको क्या है लेग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे या फिर चारपीट से भी करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। द पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे विच इज ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला यूजिंग द वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कुछ नहीं करना है इधर विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स डिफरेंशिएशन करना है, फिर ये जो है हमको क्या है वैल्यूज रखनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीट इक्वेशन पूछी थी, ऑप्शन नंबर सी अकेला है। ध्यान रखेंगे कि वेव इक्वेशन में ही सबकी पावर 2 होती है। वेव इक्वेशन में, वाह स्पेलिंग मुझे वेव की याद नहीं आ रही। वेव इक्वेशन में ही सबकी वैल्यू सबके सिर पे 2 होता है, या सबके सिर पे 2 सिर्फ वेव में होता है, इधर सिर्फ हीट इक्वेशन में नहीं होता है 2, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। द डबल रूट ऑफ द न्यूटन रेप्सन मेथड, जो हमारी न्यूटन रेप्सन मेथड है, xn+1 बराबर xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश ऑफ xn, उसका जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 1.001 मिलेगा। ये कैलकुलेटिव है, आई होप आप सभी ने इनके पीछे टाइम वेस्ट ना किया होगा। यूलर मेथड का यूज़ करके हमें बताना है कि इसका जो है क्या आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अप्रोक्सीमेट इसका आ रहा है। अगला पिकार्ड मेथड, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन पड़ जाता है अगर आपने करा होगा तो, है ना। ये थोड़ी 2-3 स्टेप में होने जैसा था, बी इसका आंसर आएगा। ट्रेपेजोइडियल में एरर का ऑर्डर h² ऑर्डर ऑफ एरर क्या होता है, h² होता है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। सिम्पसन 1/3 रूल में जो पोलिनोमियल है, मैंने कहा था क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ अच्छे से डील करते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा। उसके बाद एक ऐसा फंक्शन जिसका फर्स्ट डिफरेंस e की पावर x निकल के आ जाए, जिसका पहला डिफरेंस क्या निकल के आ जाए, e की पावर x निकल के आ जाए, वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ जाए, उसका निकल के e की पावर x आ जाए। अगला लेग्रांज की इंटरपोलेशन दी है, इट्स अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आई नो आप में से मोस्ट ऑफ दी ने तो इसको बस ऐसे तुक्का लगाया होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग था। तो इसका लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल है तो हम अप्रोक्सीमेशन पर ही बात करेंगे। ये क्वेश्चन तो मतलब ये तो PYQ है, न जाने कहाँ कहाँ पूछा गया है, न जाने कहाँ कहाँ कितनी ही बार पूछा गया है। रेगुलर फाल्सी की रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर कन्वर्जेंस होती है और न्यूटन रेप्सन की क्वाड्रेटिक होती है। ये हमने भर भर के करा था न जाने कितनी बार। उसके बाद सिम्पसन के रूल का अगर आप यूज़ करेंगे, सिम्पसन रूल का जब आप इस पोलिनोमियल के लिए यूज़ करेंगे तो आपको लगभग डी मिलेगा। यदि अंतर का अंतराल इकाई हो तो, है ना, इंग्लिश में नहीं है हिंदी में है, तो डेल 1/x आपको डील करना था, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका लगभग आना चाहिए। उसके बाद ये वाला ये क्वेश्चन है PYQ, और कितनी बार PYQ कहूँ इसको मुझे नहीं पता। ये आता है लड्डू क्वेश्चन की कैटेगरी में, है ना, इट्स अ लड्डू क्वेश्चन। लेग्रांज जो है कोशी इक्वेशन, क्या नाम है इनका, नाम ही भूल गई मैं। लेग्रांज की यूलर लेग्रांज इक्वेशन हमसे पूछी गई थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई। ये ब्रह्मास्त्र हमने कितनी ही बार पढ़ा होगा, इसका 2 नंबर तो किसी का भी नहीं गया होगा। उसके बाद इसका एक्सट्रीमल हमें निकालना है, जो काफ़ी सरल हो जाएगा, है ना। डेल एफ अपॉन डेल वाई तो कुछ भी नहीं है, माइनस डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश आप जब निकालेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से नहीं, यहाँ पर हमको एक और कंडीशन दी है। तो ये जो एच वाली कंडीशन थी ना हमारी, एफ बराबर एच प्लस लेमडा जी, उस वाले का हम यूज़ करेंगे। तो उस वाले का जब हम यूज़ करेंगे तो हमें 1 आंसर मिलेगा। अगला
द स्टेशनरी फंक्शन ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शनल इन वन फॉर विच द वेरिएशन ऑफ इंटीग्रल इज ज़ीरो। जो स्टेशनरी फंक्शन होता है उसे ज़ीरो होगा। द एक्सट्रीमल, इसका एक्सट्रीमल यूलर इक्वेशन से निकालेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। द यूलर इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन प्रॉब्लम, इसको आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। चाहे तो आप यूलर है और ये फिक्स्ड है, मतलब फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ये कंसिडर द फंक्शनल, इस फंक्शनल का क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉन्स्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई कहीं पर भी नहीं है। अगर फंक्शन वाई का नहीं हो तो फिर ये वाली ऑप्शन नंबर ए वाली कंडीशन आती है। 147 द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। देखिए अब जब आप इसका करेंगे तो वाइसरेस कंडीशन भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मिनिमा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका एक्सट्रीमल अगर आप निकालेंगे तो ये कैलकुलेटिव जाएगा। आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी आपको लगभग मिल जाना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्माइली वाला बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं भाई इसको फंक्शनल कहते हैं, सिंपल सी बात है ना। इंटीग्रल के अंदर अगर फंक्शन हो तो उसे फंक्शनल कहते हैं, हमने पढ़ाई था। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ये थोड़ा लग सकता है कि सिलेबस से आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये नाम तो सॉरी टू से बट मैंने तो ये नाम पहली बार ही सुना है, ब्रोकाइस्ट्रोन जो भी नाम लिखा है। तो ये वाला जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक ये जिस मतलब इंटीग्रल इक्वेशन का ही होगा, क्योंकि उसी के साथ पूछा जा रहा है। बट मैं इससे इतनी अच्छी तरीके से अभी परिचित नहीं हूँ, बट इसका वन जो है मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया है बेसिक सा सॉल्यूशन की क्या क्या हो सकता है। बाकी आंसर की जल्द ही आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। अभी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, अपने आंसर मैच कर लीजिए। और दोस्त जिन लोगों को अच्छे नंबर आए हैं, कट ऑफ जल्द ही सर बता देंगे आपको। तो अगर आपको लगता है कि यस मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा तो बिना देर किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स कब से ही स्टार्ट कर चुके हैं हम। अब आपका एमपी सेट भी ओवर हो चुका है, तो 2-3 दिन की रेस्ट लेकर आप क्या है अपने आगे की स्टेप के बारे में सोचिए। 30 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई करनी है। हमारा जो है थियोरी लेक्चर तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सारे ही अपलोडेड हैं। आपको नेहा मैम के सारे ही लेक्चर मिल जाएंगे थियोरी में। प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी है, मोर ओवर 50+ लेक्चर हम कर चुके हैं प्रैक्टिस में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हमने कंप्लीट कर ली है, रियल की कर ली है, लीनियर की कर ली है और ग्रुप थ्योरी की ऑनगोइंग है। हम जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर यूनिट वाइज करेंगे, फिर पूरे पेपर की सिलेबस वाइज प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आपको डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ आपको हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए जो बैच है उसमें मिलने वाला है। तो अपने आंसर मैच करके फटाफट से इनरोल कर लीजिए। किसी भी डाउट के लिए जो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है आप ऑब्वियसली सेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।